नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 24 जनवरी को इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट आर तथा छात्रों द्वारा बनाए कलाम सैट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। उत्कृष्ट संस्थानों की हमारी श्रृंखला में हम आपको यात्रा करा रहे हैं मैसूर स्थित रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला की, जहां चरम स्थितियों में तैनात सुरक्षा बलों को उच्च पोषण तथा ऊर्जा देने के लिए विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को समझने के लिए नई दिल्ली में पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने अत्याधुनिक व्यवहार अनुसंधान की समझ विकसित करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर 2019 नामक अनोखे सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट आर तथा छात्रों द्वारा बनाए कलाम सैट उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये प्रक्षेपण 24 जनवरी को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। PSLV C-44 PSLV DL का पहला अभियान है, जो PSLV प्रक्षेपण यान का नया एवं उन्नत प्रकार है। अंतरिक्ष यान ने उपग्रह को प्रयोगों को संपादित करने के लिए अंतरिक्ष में ऊपरी कक्षा में स्थापित किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। वर्ष 2019 में भारत के अंतरिक्ष अभियानों का सिलसिला 24 जनवरी को आरंभ हुआ, जब इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट आर और भारत का पहला छात्र निर्मित उपग्रह कलाम सैट का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-44 ने अपनी 46वीं उड़ान में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से दोनों उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। PSLV C-44 दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ एक रॉकेट की तरह होता है, बल्कि अंतरिक्ष में प्रयोगों के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। PSLV C-44 precisely injected microsat R in the designated orbit and placed CalamSat V2 in orbit. There are many firsts and innovations in this mission. First of all, a new variant of PSLV with two strap-on is introduced in this mission first time to enhance the payload capability of PSLV beyond core-alone configuration. Second, the PS4 is made out of aluminum tank in order to reduce the cost of PSLV. PSLV C-44 के द्वारा इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट आर का प्रक्षेपण किया गया है। एक इमेजिंग उपग्रह का काम तस्वीरें उपलब्ध कराना है। इन तस्वीरों का उपयोग मछली पकड़ने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाना तथा कृषि जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा भूगर्भ विज्ञान, क्षेत्रीय योजनाएं, शिक्षा, खुफिया जानकारी तथा युद्ध के समय भी ये तस्वीरें उपयोगी साबित होती हैं। कलाम सैट उपग्रह का नामांकन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है, जिसे तमिलनाडु के 18 वर्षीय रिफात शाहरुख के नेतृत्व में स्कूली छात्रों की एक टीम ने तैयार किया है। मात्र 64 ग्राम वजनी उपग्रह अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण की जानकारी प्राप्त करेगा। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में कोई भी वस्तु या व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों या वस्तुओं का अंतरिक्ष में तैरना सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। इसरो अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता में आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस वर्ष कुल मिलाकर 32 अभियान प्रक्षेपण की योजना है, जिसमें महत्वपूर्ण गगनयान अभियान भी शामिल है। इसके अलावा इस वर्ष छात्रों तक पहुंच बनाना, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तथा विक्रम साराभाई जन्म शताब्दी समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। देश में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा वैज्ञानिक सोच रखने वाले मेधावियों को प्रोत्साहन देने के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम में 1 महीने के लिए हर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 3 छात्रों को चुना जाएगा।
इस दौरान वो इसरो केंद्रों का दौरा करेंगे, वरिष्ठ वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करेंगे तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इसरो अध्यक्ष ने इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में 6 इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करने की भी घोषणा की। रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला यानी DFRL की स्थापना 1961 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तत्वाधान में मैसूर में हुई थी। DFRL भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तथा अन्य अर्धसैनिक बलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद्य सुविधा उपलब्ध कराती है। विशेषकर सुरक्षा बलों के लिए खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए देश में ये इकलौती प्रयोगशाला है। ज्ञान विज्ञान आपको यात्रा करा रहा है इस दिलचस्प प्रयोगशाला की और बता रहा है यहाँ तैयार किए गए कुछ विशेष आहार के बारे में। जिंदगी के लिए आहार काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारे विकास के लिए तथा हमें स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए ऊर्जा तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है ताकि हम चल फिर सकें, काम कर सकें, सोच सकें और सीख सकें। किसी भी देश की मजबूत सैनिक क्षमता के लिए उचित आहार तथा पोषण मूलभूत आवश्यकता है। युद्ध या शांति के समय भी नियमित रूप से स्वास्थ्यवर्धक आहार और जल के बिना कोई भी सेना विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकती। गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों के साथ उचित भोजन तथा जल सभी परिस्थितियों में सैनिकों के अधिकतम शारीरिक तथा मानसिक स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। देश में सुरक्षा बलों के सभी अंगों की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए मैसूर में वर्ष 1961 में रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला या DFRL की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, पोषक तथा सुलभ आहार डिजाइन करना, विकसित करना और उनका आकलन करना है। High altitude, we have products like appetizers and carbohydrate-rich products are there like soft bar, which can reduce the thirst also. In desert, what happens? They require more amount of water content and more amount of electrolytes because they lose electrolytes through the sweat. Therefore, electrolytes and water is the main component in that particular ration. In submarines, they will be not be exposed to light. Therefore, there will be vitamin D deficiency will be there. At that time, we will see that the products contains more amount of vitamin D and other things. देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान अत्यंत विषम भौगोलिक परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। अक्सर उन परिस्थितियों में सैनिकों को जीवन के लिए आवश्यक ताजा भोजन नहीं मिल पाता। कई जगहों पर सामान्य तरीके से भोजन पकाना भी बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे में पिछले करीब 5.5 दशकों से वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी के जानकारों की कोशिशों से DFRL ने भारतीय खाद्य प्रणाली के अनुरूप विभिन्न प्रकार के आहार डिजाइन करने, तैयार करने, संरक्षित करने तथा स्थायी बनाने में सफलता पाई है। ये आहार न केवल मौसम के उपयुक्त है, बल्कि सभी परिस्थितियों में हमारे सैनिकों का मनोबल मजबूत बनाए रखने के लिए उचित पोषण तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रयोगशाला में रक्षा बलों के लिए खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए ऐसे ही आहारों पर अनुसंधान तथा उनका विकास किया जाता है। DFRL पोषण के अतिरिक्त स्वास्थ्य के अनुरूप क्रियात्मक आहार तैयार करने में भी अग्रणी है। प्रयोगशाला में बेहतरीन जांच सुविधा है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ पैक की जाने वाली सामग्रियों के आकलन के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यहाँ डिजाइन किए जाने वाले उत्पाद अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो बिना संरक्षण पदार्थ मिलाए लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने भी अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान DFRL में विशेष रूप से डिजाइन किया गया आम के रस के पाउडर का इस्तेमाल किया था। At present, whatever Rakesh Sharma took is the freeze-dried juice powders. These freeze-dried juice powders are natural juice, which has that natural flavor and natural things, and 100% it is natural. And they are powder and they can stay for 1 year. DFRL प्राकृतिक आपदा के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DFRL की प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए खाद्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को उपलब्ध कराया जाता है।
ऐसे समय में DFRL प्रभावित लोगों को आहार उपलब्ध कराने के लिए 7 दिन और 24 घंटे कार्य करता है। DFRL के वैज्ञानिक कठिन परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार खाद्य उत्पादों, पैक की गई सामग्रियों तथा जांच किट के अनुसंधान और विकास में जुटे हुए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको बताएंगे नई दिल्ली में हुए वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन की कुछ प्रमुख बातों के बारे में। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन तथा पुरस्कार समारोह आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को समझना था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोबोटिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कंपनियों को भी पुरस्कृत किया गया। ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। Hey Siri, open Google. क्या आपने कभी अपने फोन पर ध्वनि निर्देश द्वारा कोई गाना सुना है या आसपास के रेस्टोरेंट की जानकारी प्राप्त की है? अगर हाँ, तो आप एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI कहते हैं। ये तकनीक कंप्यूटर, रोबोट या सॉफ्टवेयर को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से संज्ञानात्मक कार्यों जैसे देखने, सीखने, समस्याओं का समाधान करने, आंकड़े एकत्र करने और आकलन करने जैसे कार्यों के इस्तेमाल में किया जाता है। ये तकनीक सूचनाओं की पहचान करने तथा किसी कार्य के संपादन के लिए कलन गणित का इस्तेमाल करती है। आज की तारीख में AI का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र आदि। इसकी संकल्पना तथा क्रियाकलाप को बेहतर तरीके से समझने के लिए 18 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना था कि वास्तविक जिंदगी में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति का गठन कर नीति आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। ये संगठन भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमताओं तथा चुनौतियों का अध्ययन करेगा। I think this summit is very timely, where it brings in people from very diverse backgrounds to share their concerns, their opinions, their views, and primarily the areas in which they feel AI can make a difference, can make a mark, and how it is going to do it, what are going to be the consequences. आंकड़ों के दिग्गज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक, साझेदार, औद्योगिक विशेषज्ञ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के कई स्टार्टअप्स ने भारत में आयोजित अपनी तरह की इस पहले सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में AICRA ने अपनी पत्रिका फ्यूचर टेक का भी शुभारंभ किया। ये पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान की दुनिया की खबरों और विकास के बारे में बताती है। इसके अलावा गैजेट्स और मशीनों जैसे तकनीकी उद्योग से जुड़ी नवीनतम जानकारियां भी प्रदान करती है। सम्मेलन में लोगों की जिंदगियों में सारगर्भित परिवर्तन लाने में AI की भूमिका पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। ऐसा ही एक सत्र शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए AI की भूमिका पर आयोजित किया गया। इस सत्र में विशेषज्ञों ने AI की मदद से वर्तमान शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन में आयोजित अन्य प्रमुख सत्रों में व्यापार, खुदरा, वित्त, ऑटो और रियल एस्टेट क्षेत्रों में AI की भूमिका शामिल थे। The first volume which they have launched for the future tech, and I have observed a tagline which says technology should be unifiers and not dividers. So that is where I see that the technology AI should be the bridging the gap of rural and urban divide. सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न पुरस्कार भी दिए गए।
वैश्विक सम्मेलन ने रोबोटिक्स का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को भविष्य में उन्नत तकनीक की मांग तथा चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया। एआई विज्ञान का उभरता हुआ आधुनिक क्षेत्र है तथा भारत धीरे धीरे इसे अपना रहा है। लिहाजा ये सम्मेलन देश की जरूरतों से जुड़े विचारों को साझा कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जानकारियों का प्रसार करने में काफी मददगार साबित हुआ है। इंसानों के व्यवहार को समझना कठिन है और जानवरों के व्यवहार को समझना उससे भी कठिन। शोधकर्ता कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों और बाघों पर गहन शोध कर रहे हैं ताकि पर्यावरण में बदलावों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया तथा व्यवहार समझा जा सके। इसी सिलसिले में कोलकाता में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किया, जो विशेषकर जानवरों के व्यवहार से जुड़े अनुसंधानों पर केंद्रित था। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में वैज्ञानिक सत्र, विशेषज्ञों के व्याख्यान, कार्यशालाएं, पोस्टर प्रस्तुतिकरण और काफी कुछ शामिल था। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि जब मधुमक्खियों को खाने की नई जगह मिलती है तो वो वॉगल नृत्य के द्वारा अन्य मधुमक्खियों को उसके बारे में बताती है। पृथ्वी पर उपस्थित जानवरों के व्यवहार के बारे में अनुमान लगाना कठिन लेकिन दिलचस्प है। सभी जानवरों के कुछ विशेष गुण और कुछ विशेष व्यवहार पाए जाते हैं, जिनके कारण वो अन्य जानवरों से भिन्न होते हैं। जानवरों के व्यवहारों में भिन्नता का अध्ययन करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए वार्षिक चक्र के आधार पर जानवरों के प्रवास के अध्ययन से पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों की कुछ सामान्य गतिविधियों में भोजन के लिए उनकी तलाश के तरीके, जोड़ा तलाशना, अन्य जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना और अपने बच्चों की देखभाल करना शामिल है। वैज्ञानिक विभिन्न जनसांख्यिकी और भौगोलिक परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख परिणामों के प्रचार प्रसार के लिए कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर कॉन्फ्रेंस 2019 नामक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल जंतुओं के व्यवहारों पर शोध कर रहे शोधकर्ताओं के अध्ययनों को एक मंच प्रदान करना था। इस मंच ने शोधकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने, विचारों के आदान प्रदान तथा जानवरों से जुड़े अध्ययन के विज्ञान को विस्तृत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ नेटवर्क स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया। 3 दिनों तक चला सम्मेलन भारत में जानवरों के व्यवहार पर आयोजित सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक था। सम्मेलन में शोधकर्ता, वैज्ञानिक तथा देश भर के जानवरों के व्यवहार विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पक्षियों के अवलोकन की एक कार्यशाला भी आयोजित की गई ताकि उनके व्यवहार के बारे में जानकारी मिल सके। संस्थान के ताजा अनुसंधानों में से एक है सड़कों पर भटकने वाले कुत्तों के व्यवहार का अध्ययन। शोध के मुताबिक पालतू बनाने में कुत्तों में इंसानों जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। अब कोलकाता स्थित आइसर के शोधकर्ताओं ने बताया है कि सड़कों पर भटकने वाले कुत्ते भी इंसानों का क्रियाकलाप समझते हैं और परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि सड़कों पर भटकने वाले और हर रोज नए व्यक्ति से मिलने वाले कुत्ते किस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की गतिविधियों का आकलन करते हैं। इसके लिए उन्होंने सड़कों पर भटकने वाले करीब 120 वयस्क कुत्तों के व्यवहार का अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि कुत्ते अपने व्यवहार इंसानों के शरीर और चेहरे की प्रतिक्रिया के आधार पर तय करते हैं। इस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन जानवरों के व्यवहार तथा उनकी संचार गतिविधियों की जानकारी देने में मददगार साबित होते हैं। It's very, very important to be studying the behavior of organisms because all living organisms are not just a physical entity but have the capacity to respond to a stimulus that they receive. This is one of the fundamental requirements to call something as a living organism. So by looking at behavior, we're really looking at the responses of these organisms, be it a bacteria, be it a small insect like an ant or the elephant. We would have to follow what living creatures do, how do they perform different behaviors, how they respond to stimulus. जानवर, पक्षी तथा समुद्री जंतु हमारी पृथ्वी का विशाल हिस्सा हैं और पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका अदा करते हैं। कई मामलों में वो इंसानों से भिन्न हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के भाग के रूप में उन्हें समझना आवश्यक है।
आज की तारीख में जानवरों के व्यवहारों को समझना जरूरी है ताकि इंसानों और जानवरों में संघर्ष को रोका जा सके। लिहाजा इस अध्ययन को हर जगह प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में 17 से 20 जनवरी तक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह 18 से 20 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का एक हिस्सा थी। इस प्रदर्शनी में उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रोटोटाइप और मॉडल प्रदर्शित किए जो दुनिया का भविष्य होंगे। यहाँ भविष्य की कुछ तकनीकों जैसे घरेलू कामों में सहायता के लिए स्मार्ट गैजेट और रोबोट को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक अनोखी अंतरिक्ष प्रदर्शनी जिसका नाम है बियॉन्ड प्लैनेट अर्थ अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस वर्ष यह प्रदर्शनी 11 मई तक आम जनता के लिए खुली है। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल तथा स्पेन समेत दुनिया के कई भागों में 20 जनवरी की रात तथा 21 जनवरी की सुबह सुपर ब्लड मून या पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिला। ग्रहण के दौरान धरती के करीब होने के कारण चंद्रमा का आकार सामान्य से बड़ा दिखाई दिया। चंद्र ग्रहण के दौरान धरती सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसके अलावा सूर्य की किरणें धरती के वातावरण से अपवर्तित होकर चंद्रमा के चारों ओर लाल रंग का रिंग बनाती हैं। अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण वर्ष 2021 में होगा। वैज्ञानिकों की एक नई खोज में भारत में हिप्पोपोटामस की ज्ञात अंतिम प्रजाति के बारे में जानकारी मिली है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश से प्राप्त हिप्पो के एक दांत के अवशेष की जांच की। इस दांत की खोज पंजाब विश्वविद्यालय के राजीव पटनायक और मोहाली स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के पार्थ आर चौहान ने की थी। अवशेष के अध्ययन से पता चला कि हिप्पो की अंतिम प्रजाति हेक्साप्रोटोडॉन थी। ये प्रजाति लगभग 9000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। इस शोध के नतीजे क्वाटरनरी इंटरनेशनल पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नासा ने जानकारी दी है कि शनि ग्रह की रिंग उस ग्रह की तुलना में नए हैं। कसिनी ने ग्रह के रिंग के बारे में 13 वर्षों से अधिक समय तक अध्ययन किया। शनि ग्रह का निर्माण 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। मेजरमेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सैटर्न ग्रेविटी फील्ड एंड रिंग मास नामक ये अध्ययन साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं कैमिलो गोल्जी को, जो एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और चिकित्सक थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1843 को इटली में हुआ था। उन्हें वर्ष 1873 में ब्लैक रिएक्शन की खोज के लिए याद किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप से तंत्रिका कोशिकाओं को देखने के लिए चांदी अभिरंजित तकनीक है। बाद में ये विधि गोल्जी's मेथड के नाम से प्रसिद्ध हुई। तंत्रिका कोशिकाओं का ढांचा समझने के इस शोध के लिए वर्ष 1906 में सैंटियागो रेमोन के जोल के साथ गोल्जी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंगों के अध्ययन के लिए भी याद किया जाता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक एक झिल्ली के भीतर होता है। अध्ययन की ये विधि गोल्जी एपरेटस के नाम से प्रसिद्ध है। 21 जनवरी 1926 को इटली में गोल्जी का निधन हो गया। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान से मानव शरीर को समझने में मदद मिली है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।